हाय फ्रेंड्स, रोज की भांति आज भी आप लोग के लिए 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट जो कि आप लोग को वीडियो डेली दे रहे थे। आज भी आप लोग के लिए 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट जो वीडियो बना रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सारे मित्र को यह 20 प्रश्न का प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, 20 प्रश्न की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग को शेयर बहुत जरूरी करना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुस्तक पंचतंत्र किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, पुस्तक पंचतंत्र किसकी रचना है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है। ऑप्शन ए नारायण पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी तुलसीदास। ठीक है, आप लोग के मन में इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, आप लोग से बन गया होगा, तो हम इसका आंसर बता रहे हैं। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, जिन लोगों ने सही बनाया है उनका आत्मविश्वास बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात है ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। नारायण पंडित, नारायण पंडित ने क्या किया? नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। क्लियर हो गया बात को? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में आप लोग को पता होगा कि कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास है। तुलसीदास रामचरित मानस की रचना की है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है, मतलब समानता है, यह देखा गया है। मतलब कौन सा ये 4 ऑप्शन में है जो कि समानता देखा गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी है उपवास, ऑप्शन नंबर सी है अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी है पूजा विधि। ठीक है, कौन समानता रखा गया है? ठीक है, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है, दोनों धर्म में यह माना है कि हिंसा ना करना चाहिए, मतलब अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छी प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा हुआ है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ऐसा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 52वां, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, आप लोग से बन गया होगा। अब बता रहे हैं मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो संविधान संशोधन 42वां के तहत इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अब बात है मौलिक कर्तव्य की चर्चा करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग की बात करते हैं तो 4 के क। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 के क, ठीक है, में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया बात को? अब ऑप्शन नंबर बी की चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 44वां, 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य से नहीं बल्कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन 44वां के तहत हटा दिया गया। ठीक है, लगभग 1978 में। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 52वां है। 52वां संविधान संशोधन
85 में हुआ था और इसका संबंध है दल बदल से। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका 3 नंबर भी हो गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छी प्रश्न है। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ? ठीक है, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, और इनका जो वध हुआ, ठीक है, इनकी हत्या हुआ, वह किसके समय हुआ, इसके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्लियर होगी बात को। ए प्रश्न था और ऑप्शन था। ठीक है, तो अब इसकी आंसर जो है आप लोग के मन में आ गया था। ठीक है, ध्यान करिएगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों है मुगल बादशाह से संबंधित है और दोनों ने सिख गुरु को हत्या किया था। क्लियर है बात को। एक औरंगजेब जो है तेग बहादुर की हत्या किया, और जो कि सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, अभी हम सारे गुरु का नाम आप लोग के सामने लेंगे, एक से लेकर सारे गुरु का। ठीक है, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन काल में हुआ। तो गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासन काल में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और जहांगीर की चर्चा एक दो वीडियो पहले भी किया गया था कि जहांगीर जो है अकबर का पुत्र है और इसका बचपन का नाम सलीम है, और जहांगीर का शासन काल 1605 से 1627 ईस्वी तक है। क्लियर हो गई बात को। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह था। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य से संबंधित था और बाबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। ठीक है, और हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1556 तक इन्होंने मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और इनका मुख्य जो है यह ज्योतिष में विश्वास करते थे। ठीक है, ज्योतिष में विश्वास करते थे, इसलिए सप्ताह के 7 दिन यह अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे। क्लियर हो गया बात को। ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं, रामदास। रामदास जो थे सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी की चर्चा करें, औरंगजेब। औरंगजेब जो थे मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। ठीक है, और औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाए थे। इस पर एक ट्रिक भी बनाए थे, जहांगीर और औरंगजेब पर कैसे छाटना है। तो औरंगजेब पर बनाए थे औरतें। क्या बनाए थे? औरतें। औरतें मतलब औ से औरंगजेब हो गया, ते से तेग बहादुर हो गया, अर्थात तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। क्लियर हो गई बात को। अब हम बोल रहे थे कि सिखों के सारे गुरु का नाम आप लोग के सामने हम गिनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है सिखों के 10 गुरु हुए थे। ठीक है, तो सिखों के पहले गुरु का नाम था गुरु नानक। ठीक है, और दूसरे गुरु का नाम था गुरु अंगद, तीसरे गुरु का नाम था अमरदास, चौथे गुरु का नाम था रामदास, पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव। ठीक है, छठे गुरु का नाम था हरगोविंद, सातवें गुरु का नाम था हर राय, आठवें गुरु का नाम था हर किशन, नौवें गुरु का नाम था तेग बहादुर, और 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में अर्थात पटना साहिब में हुआ था। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए गंधक, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। ठीक है, ये सारा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कार्बनिक यौगिक की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इसका आंसर है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक में कौन होता है? तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। अब बात आती है, अब इसमें बात आती है कि कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसका कारण है कार्बन के रासायनिक यौगिकों के क्या है?
कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दो मुख्य है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन दो मुख्य है, इसलिए हाइड्रोजन आपका ऑप्शन में था, इसलिए और हाइड्रोजन क्वेश्चन में था और ऑप्शन में आपका कार्बन था, इसलिए उसके साथ कार्बन का कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। परिभाषा में क्या बोले थे, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन आपका प्रश्न था और ऑप्शन आपका कार्बन था। क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किस राज्य में शांत घाटी स्थित है। ठीक है, शांत घाटी स्थित, ऐसा प्रश्न पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली, इसी को हम हिंदी किए। ठीक है, कोई नया जीके नहीं है। ठीक है, नया प्रश्न ये नहीं है, सिर्फ हमने साइलेंट वैली ज्यादातर आपके बुक में देता है, पढ़े होंगे। ठीक है, और इसी को हमने हिंदी लिखा है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में हिंदी लिखता है तो अक्सर सब लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस बार हिंदी लिख कर दिया है। और इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है असम और चौथा है केरल। ठीक है, तो शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। क्लियर हो गया। और एक प्रश्न आता है सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली एक प्रश्न आता है, तो सिलिकॉन वैली बंगलोर को कहा जाता है। क्लियर हो गया बात को। ठीक है, अगर बंगलोर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो कर्नाटक रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न आपका 7वां था, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। ठीक है, तो श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, आप लोग का आंसर हो गया होगा। अब अपना आंसर हम बता रहे हैं, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ वहां बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। ठीक है, और बर्फ में आप लोग को पता है कि अंटार्कटिका में दो वनस्पतियां पाई जाती है, मॉस और लाइकेन। मॉस और लाइकेन दो तरह की वनस्पति है। ठीक है, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आता है कि अंटार्कटिका जो है कि कैमा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में आता है, तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में अंटार्कटिका आता है। इस पे सस्पेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पांचवा ही सबसे बड़ा है। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि अंटार्कटिका किस गोलार्ध में पड़ता है, इसकी बात भी आता है, तो अंटार्कटिका जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। क्लियर हो गया बात को। अब दूसरी बात यहाँ आ रहा है, अगला प्रश्न इस पर आता है कि अंटार्कटिका की खोज किसने किया, तो अंटार्कटिका की खोज जेम्स कुक ने किया था। जेम्स कुक ने किया। क्लियर हो गया बात को। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है एबेल तस्मान और कैप्टन कुक किया था। ठीक है, एबेल तस्मान और कैप्टन कुक किया था, लेकिन दोनों का ईस्वी अलग अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान की बात करते हैं तो 1642 में इसका प्रमाण दिया था, और कैप्टन कुक की बात करते हैं तो 1768 में प्रमाण दिया था। क्लियर हो गया। इसलिए अगर पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, एबेल तस्मान और कैप्टन कुक ने किया था। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो अगली बात करते हैं यूरोप का। तो यूरोप पर आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देता है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है। ये आपका प्रश्न देता है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है, तो यह क्या है, यूरोप है। क्लियर हो गया। और ऑप्शन नंबर डी एशिया, एशिया के बारे में जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वह एशिया है। और एशिया में लगभग पूरे विश्व का 60% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। ठीक है, पारित करने की बात बोल रहा है, आपका प्रश्न है पारित। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949,
ऑप्शन डी है 11 दिसंबर 1946। क्लियर हो गई बात को? ठीक है। अब बात है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है यह सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन जो है आपका कुछ न कुछ प्रश्न लेकर आता है, लेकिन एक ऑप्शन पर कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर सबसे पहले बताते हैं कि संविधान को कब पारित किया गया। तो संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। अगर लागू की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्लियर हो गया बात को? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कोई प्रश्न इस पर नहीं है। नंबर बी पर प्रश्न है कि संविधान को कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्लियर हो गया बात को? चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो हो गया। ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करते हैं। 11 दिसंबर 1946 है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर हो गया? अब बात आता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक की चर्चा किया गया, तो पहली बैठक कब हुआ था? तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और उसकी अध्यक्षता किए थे सचिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष कहलाए। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छी प्रश्न है। हमें याद है कि हम जिस समय तैयारी करते थे, हमें भी यह प्रश्न का आंसर नहीं पता था। अब देखिए कितना बड़ा संजोग कब आता है। ठीक है, कितना हल्का प्रश्न है। ठीक है, और हम भी इसमें गलती किए थे। ठीक है, हमें याद है कि इलाहाबाद एग्जाम देने गए थे, जिसमें हमारे भी लगता है पहला दूसरा एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो उस समय की बात है, अभी तैयारी बस स्टार्ट किए थे, उसी समय हम सिंगल मेंटेनर का एग्जाम देने गए थे। उसी में प्रश्न पूछा था। हमें याद है कि हम इस प्रश्न को गलती मार कर आए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आप लोग को भी दे दिए हैं। ताजमहल कहाँ है? बहुत चर्चित है, सब लोग को पता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, माइनर मिस होता है कि जानते हुए कभी कभी गलती मारा जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, वह कैसे होता है? जब हल्का प्रश्न आता है तो मन में क्या होता है? खुशी पैदा होता है, और खुशी के कारण क्या होता है? वह सस्पेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ है? बहुत सिंपल प्रश्न है। तो ताजमहल का आंसर आपको पता हो गया। तो ताजमहल कहाँ है? यूपी में है। क्लियर हो गया? अब ताजमहल की बात आया कि ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो आप लोग को पता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में यह ताजमहल बनवाया था। अब बात इसमें कहता है कि ताजमहल है क्या, यह भी प्रश्न देता है। तो ताजमहल क्या एक तरह का मकबरा है, एक तरह का कब्र है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल दोनों का कब्र स्थित है, उसी पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। क्लियर हो गया बात को? अब दूसरी बात इसमें आता है कि ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? बहुत पूछता है प्रश्न। ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये मुख्य स्थापत्य कलाकार थे। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फ्रेंड्स, बस आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे आ रहे हैं कि प्रत्येक कुछ न कुछ प्रश्न लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जानकारी आप लोग को होगा तो क्या होगा? आपके एग्जाम में सहायता देगा। ठीक है, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए। आपके जीवन के लिए एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यह प्रश्न कौन इंपॉर्टेंट है यह किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि मैंने ये प्रश्न को गलती करके आया है कि सही करके आया है। समझ में आया बात को? इसलिए पूरे वीडियो देखिए और सारे वीडियो का आनंद उठाइए। कुछ प्रश्न का आंसर अपने माइंड में रखें। अगर एक बार में नहीं पूरा याद हो रहा है तो 2-4 बार वीडियो को पुनः देखें, क्योंकि यह चैनल आप ही लोग का चैनल है। आप ही लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और जब तक नहीं याद हुए, जब तक आप इसे जब इच्छा हो जब इसे देखिए। ठीक है, यह चैनल पर रखा रहता है। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अब बात आता है पश्चिम की ओर मतलब पूरब से पश्चिम।
ठीक है, पूरब से पश्चिम। क्लियर है बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से बन गया होगा। हम इसका आंसर बताते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है वह पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और दोनों जो है अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में जाकर दोनों गिरती है। क्लियर हो गया। और इस पर है कि जैसे इस पर इसका हम डिटेल बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे भी नदी हैं जो पश्चिम से पूरब न बहकर क्या होता, पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, याद करना, विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है, उसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। क्लियर हो गया। बाकी जो भी ऑप्शन दिया गया है सारा जो है यह सीधी दिशा मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। क्लियर हो गया बात को। और जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी सारे नदी जो ऑप्शन में दिया गया है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 11वां नंबर प्रश्न है, अबुल फजल के दरबार में, अबुल फजल किसके दरबार में थे। ठीक है, आपका प्रश्न है अबुल फजल किसके दरबार में थे, ये आपका प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी अकबर। ठीक है, तो सारा ऑप्शन जो दिया हुआ इससे आपको समझ में हो जाना चाहिए कि सारा ऑप्शन जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित है, अर्थात मुगल के दरबार में यह रहे थे। ठीक है, तो आप लोग का आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब अपना आंसर हम दे रहे हैं अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल अकबर के दरबार में रहे थे। क्लियर हो गया बात को। और यह लगभग 1551 से, ठीक है, 1551 से 1602 तक यह मुगल साम्राज्य में आसीन रहे थे। क्लियर हो गया बात को। अब बात आता है कि अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। ठीक है, अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था, फैजी था। क्लियर हो गया। वो भी अकबर के दरबार में ही रहा था। और अबुल फजल की चर्चा करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया। क्वेश्चन देता है कि अकबरनामा की रचना किसने किया, तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया, तो अबुल फजल। और अबुल फजल पर एक प्रश्न और देता है, दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था, और दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी कौन था, तो अबुल फजल था। क्लियर हो गया बात को। चलिए ठीक है, तो अबुल फजल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर जो है गलती हो जाता है अब कि भारत का 25वां राज्य कौन है। ठीक है, भारत का 25वां राज्य कौन है। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर आ गया होगा। क्या आया है, छत्तीसगढ़ आया है, कि सिक्किम आया है, कि गोवा आया है, कि झारखंड आया है। ठीक है, अक्सर आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो आसान प्रश्न है, भारत का 25वां राज्य गोवा है, और गोवा का गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, गोवा का गठन हुआ था 1987 में। ठीक है, अब झारखंड की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। झारखंड का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, सिक्किम का बात करते हैं, सिक्किम का गठन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000। ठीक है, हमने आप लोग का एक ट्रिक भी बताए थे कि 26, 27, 28। ठीक है, ये तीन राज्य का ट्रिक है छौरा। ठीक है, छौरा, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, और राम मतलब रांची अर्थात झारखंड। ठीक है, अर्थात 26वां हो गया कौन, छत्तीसगढ़, 27वां हो गया उत्तराखंड, और 28वां हो गया क्या, झारखंड। ठीक है, अब तीनों का ईस्वी याद करना, तीनों का डेट याद करना बहुत आसान है। हमने ट्रिक दिया था कि छौरा का बर्थडे कब होगा, छौरा का बर्थडे कब हुआ, तो छौरा का बर्थडे हुआ 1-9-15 नवंबर 2000। ठीक है, 1-9-15 नवंबर 2000 मतलब क्या हुआ, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन, 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन, 15 नवंबर का झारखंड का गठन, और तीनों का ईस्वी सेम है 2000। क्लियर हो गया बात को। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13,
अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? ठीक है, ये बहुत पहले से पढ़ रहे थे कि अंधों के पढ़ने की लिपि को कहा जाता है ब्रेल लिपि। क्या कहा था? ब्रेल लिपि कहा जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से दुर्घटना हुआ था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ठीक है, कल्पना चावला का जिस अंतरिक्ष यान से दुर्घटना हुआ था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, एक दो वीडियो पहले भी इसकी चर्चा की गई थी, जिसमें आया था कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष वेलेंटीना तेरेस्कोवा की बात आया था, वहां भी हम कल्पना चावला का जिक्र किए थे। ठीक है, फिर आपका यहाँ प्रश्न ही आ गया है, कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से दुर्घटना हुआ था, उसका नाम है आपका कौन है? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया नाम है। ठीक है, आप लोग को पता है कि कल्पना चावला की जो मृत्यु हुआ वह 1 फरवरी 2003 को हुआ, जब यह अंतरिक्ष से लौट रही थी। ठीक है, जब यह अंतरिक्ष से लौट रही थी, तब मतलब अपने वायुमंडल में आने के क्रम में इसकी मतलब जो अंतरिक्ष यान था वह विस्फोट कर गया, और इनके साथ जितने भी 7 समूह थे, सारा का निधन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऑप्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ठीक है, आपका ये प्रश्न करंट भी हो जाता है और ये जीके के रूप में भी हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया होगा, क्या आंसर हुआ? RKS भदौरिया, यही आंसर आया है। ठीक है, अगर ये आंसर मारे होंगे तो गलत है, अगर सुनील लांबा मारे हैं तो भी गलत है, अगर मनोज मुकुंद मारे हैं तो भी गलत है। ठीक है, अर्थात आपका आंसर रामनाथ कोविंद। जानते हैं, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्लियर हो गया? तो वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। क्लियर हो गया बात को? चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं। मनोज मुकुंद वर्तमान में किस पद पर है? तो मनोज मुकुंद अभी थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, सुनील लांबा जो कि आपको पता है कि 2019 में इनका कार्यकाल थल सेना थी, जल सेना के रूप में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी, RKS भदौरिया। RKS भदौरिया कौन है? वायुसेना प्रमुख अभी है। ठीक है, अच्छा, जब दो सेना की बात आ गया है तो तीसरी सेना की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात जल सेना के प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। क्लियर हो गया बात को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्लियर हो गया। तो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा प्रश्न आपके मन में कुछ न कुछ बात देकर जाएगी। ठीक है, इसलिए सारे वीडियो को देखें। ठीक है, शुरू से लास्ट वीडियो तक देखें, और एक नहीं 2-4 बार देखने का प्रयास कीजिए कि देखते देखते सारा प्रश्न सारा जो है अपने माइंड में आ जाए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, BHU के संस्थापक। ठीक है, BHU के संस्थापक, BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, यह BHU है। ठीक है, BHU को पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोला जाता था। ठीक है, वही आपका प्रश्न है कि BHU के संस्थापक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। क्लियर हो गया बात को? चलिए ठीक है, अब इसका आंसर BHU के संस्थापक एस राधा कृष्णन नहीं है। चलिए ठीक है, मदन लाल ढींगरा नहीं है, सर सैयद अहमद खान नहीं है, तो कौन है? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किए थे। क्लियर हो गई बात के? ईस्वी भी इसका पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? प्रश्न है आपका,
ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो पहली बात आप लोग ने ऊँट देखा होगा, तो देखते होंगे उसके पीठ पर थोड़ा-सा गोलाई के रूप में एक रहता है, उसी को कुबड़ बोला जाता है। तो करता है ऊँट जो है अपने कुबड़ का उपयोग कैसे करता है, किसमें करता है, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन संग्रह के लिए, ऑप्शन बी आपका है बालू पर आसानी से चलने के लिए, ठीक है? ऑप्शन सी है वसा जमा करने के लिए, ऑप्शन डी है तापमान नियंत्रण करने के लिए। ये बहुत जो ऑप्शन है वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऑप्शन आपको यह सस्पेंस में डाल सकता है, ठीक है? जैसे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी आपको हमेशा जो है सस्पेंस में डालेगा, ठीक है? लेकिन आप लोग को सस्पेंस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सीधे याद करना है कुबड़ का उपयोग वसा जमा करने के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है? आप लोग को पता है कि ऊँट जो है अपने कुबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा को जमा करता है। वह क्या किस लिए जमा करता है? क्योंकि वह जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और उस द्रव्यमान के अनुसार उसे न कुछ खाना मिलता है, न पीना मिलता है, ठीक है? तो दिनचर्या के रूप में क्या करता है, जो उसके कुबड़ में वसा जमा होता है, वह गलकर क्या करता है, वह भोजन और पानी की आवश्यकता को वह पूरा करता है, ठीक है? इसलिए उसके कुबड़ में वसा जमा होता है, ठीक है? यानी उसके जब स्थिति खराब होती है, स्थिति खराब मतलब कई-कई दिनों तक चलता रहता है, ना उसे पानी मिल पाता, ना भोजन मिल पाता है, तो उसी कुबड़ में जमे वसा को वह गलाकर क्या करता है, भोजन और पानी दोनों की वह जरूरत को पूर्ति कर लेता है। यानी वसा जो है भोजन और वाटर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर होगी बात को? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन हम कुछ आपका प्रश्न अलग कर दिए हैं। विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ठीक है, ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी लक्ष्मी। ये प्रश्न है, आप लोग के पास आंसर आ ही गया होगा। ठीक है, तो हम अपना आंसर कहते हैं विजय स्तंभ को विष्णु को समर्पित किया गया है, विजय स्तंभ को, और इसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरह क्या क्या मीनार के रूप में यह स्तंभ को बनाया गया है, जो कि राणा कुंभा ने बनाया था। यानी विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने करवाया था। और आप लोग को पता है कि और गुजरात मालवा और गुजरात को, ठीक है, अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना पर विजय प्राप्त किया था। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया, विजय स्तंभ का निर्माण किया। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किया, मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह लगभग दो विजय हुआ था, एक 1440 और दूसरा है 1448 में। यह दोनों विजय करने के बाद इन्होंने क्या किया, विजय स्तंभ की स्थापना किया और विष्णु देवता को समर्पित कर दिया, इसलिए इसका नाम विष्णु स्तंभ भी पड़ गया है। क्लियर हो गया बात को? ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो विजय स्तंभ आपको पता है कि चित्तौड़ में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है आपका, कर्नल कर्नल के समान, ठीक है, कर्नल के समान वायुसेना में कौन सा पद होता है? ठीक है, आपको दिया जाता है कि थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों में रैंक दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कर्नल के समान यानी कर्नल कर्नल के समतुल्य जो है वायुसेना में कौन सा पद होता है, यानी जिस क्रम में कर्नल आता है उस क्रम में। अब बता है कि कर्नल आता है थल सेना में, कर्नल का पद जो होता है थल सेना में होता है, अर्थात थल सेना से यह तुलना कर रहा वायुसेना में। ठीक है, यानी थल सेना में कर्नल के समान यानी उसी रैंकिंग में वायुसेना में कौन सा पद कहलाता है, जिसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो कर्नल के समान वायुसेना में ग्रुप कैप्टन क्या है, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन का पद आता है। ठीक है, यानी कर्नल के समान वायुसेना में ग्रुप कैप्टन आता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन। तो कैप्टन क्या है, कैप्टन जल सेना।
ठीक है। कैप्टन क्या है, ये जल सेना संबंधित है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि कर्नल के बराबर वायुसेना में ग्रुप कैप्टन और जल सेना में कैप्टन। ठीक है, ये तीनों क्रम को सेम कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, और इस सेट का आपका लास्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखिए प्रश्न से ही प्रश्न निकलता है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका देता है इनमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। तो आपका इसके अनुसार से एक प्रश्न तो आपको याद हो गया कि कथकली को शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया। अब शास्त्रीय नृत्य क्या है, जो कि शास्त्र के अनुसार यह नृत्य होता है, जो कि शास्त्र में अंकित है। क्लियर हो गया बात को, तो कथकली को शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब बात है कथकली कहाँ का नृत्य है। ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है, इसकी चर्चा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका यूपी है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर कौन है, कथकली पता है, कथकली केरल का नृत्य है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया बात को, तो कहाँ का है कथकली, केरल का है। ठीक है, अब दूसरी बात आता था यूपी का नृत्य। तो ये आप लोग पढ़े होंगे कि कथक जो कि उत्तर भारत का है, तो वहां उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं रहता है, तो उत्तर प्रदेश मारा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू का नृत्य कौन है, तो जानते हो कूद दंडी नाच। क्या है, कूद दंडी नाच जम्मू कश्मीर का है। राजस्थान की बात करते हैं तो आप लोग पढ़ा होगा झूमर, झूमर कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, इस प्रकार आपका ये इंपॉर्टेंट टॉप 20 प्रश्न आप लोग का आज समाप्त हुआ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जितना से ज्यादा हो आप मित्रों के पास इसे शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी को प्राप्त पता हो जाए कि यह 20 प्रश्न का सेट डेली वीडियो के रूप में डाला जा रहा है। उसे हम लोग बना भी सकते हैं, बनाने के लिए कोई कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं है। आपके पास माइंड है, माइंड के अनुसार से आप प्रश्न पढ़िए और अपने माइंड में कलम कॉपी बैठाकर आप आंसर को अंकित करें, और हम पुनः तुरंत आंसर बोलते हैं, उससे आप क्या करें, जांच भी कर लें। ठीक है, अगर आपका प्रश्न सही होता है तो आपका विश्वास बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी क्लास बंद है। ठीक है, इस अवस्था में अगर पढ़ाई आप लोग का छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे शुरुआत करने में थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए किसी न किसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, जारी रखिएगा तो आगे पढ़ाई जब स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग को कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग से गुजारिश है कि इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को अवश्य बतावें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।